नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज हमारे पाठकों और दर्शकों को एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने जा ये रहा कुछ हूं। अनस्टेबल मैं कह रही हूँ ये इंटरनेट कुछ अनस्टेबल लग रहा है। मैं एक अच्छा। रिकनेक्ट करती हूँ। हाँ, अब तमिलनाडु का बतलाइए जरा। और हर जगह सोच यही थी कि सरकारी स्कूलों में जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, वो देखा गया था कि एक तो सुबह जब वो स्कूल पे आते हैं कुछ खा के नहीं आते हैं, पूरा दिन उनको स्कूल में रहना पड़ता था और खुद साथ में कोई टिफिन भी नहीं ला पाते थे। तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी अगर बच्चे भूखे थे। और दूसरा ये भी समझ था कि अगर स्कूल में खाना मिलता है तो जो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं वो भी स्कूल में आएंगे, पढ़ाई के लिए नहीं तो कम से कम खाने के लिए आएंगे, और उस तरह से उनको आप स्कूल में ले आ सकते हैं। इसके पीछे ये भी एक सोच थी। जी। तो एक नेशनल स्कीम भी बनी थी 1990 के दशक में, जो सारे स्कूलों में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से खाना मिलने लगा। लेकिन ये खाना पका हुआ खाना नहीं था। ये लगभग हर जगह ये होता था कि साल में महीने में एक बार 3 किलो अनाज बच्चों को दिया जाता था। तो एक दिन महीने में खाना देने से वो असर सेम नहीं था कि बच्चों को जो गर्म पका हुआ खाना अगर स्कूल में मिले उससे जो अलग अलग फायदे होते हैं वो ये महीने में एक बार चावल या गेहूं देने से नहीं मिल रहा था। इसके चलते जब सुप्रीम कोर्ट में भोजन के अधिकार को लेकर जो केस चली 2001 से, जी। उसमें ये मुद्दा भी उठाया गया। और कोर्ट के सबसे पहले जो ऑर्डर आया था नवंबर 2001 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक हर बच्चे को गरम पका हुआ खाना रोज एक बार मिलना चाहिए। उस ऑर्डर के बाद नेशनल मिड डे मील स्कीम के गाइडलाइंस बने, जिसके तहत सिर्फ चावल गेहूं नहीं, सरकार भारत सरकार की तरफ से वो कुकिंग कॉस्ट भी फिर देने लगे। जी। और उस पे राज्य सरकार अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करती थी और हाँ। बच्चों को खाना मिलने लगा। जी। ये जो स्कीम है ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है और इसके बहुत सारे फायदे देखे गए हैं, जी। एनरोलमेंट पर, अटेंडेंस पर और न्यूट्रिशन पर भी। जी। इसमें अलग अलग प्रदेशों का क्या रुख रहा, उसमें सबसे अच्छा सबसे खराब ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन कोई है क्या? जी, काफी सारे अध्ययन हुए हैं जो खास करके स्कीम के शुरू होने के शुरुआत के 10-12 साल में। और लगभग एक चीज तो पहले मैं कहना चाहती हूँ तुलनात्मक रिसर्च के बारे में बोलने से पहले कि मध्याह्न भोजन ये तो देखा जाता है कि सरकारी स्कीमों में से ये इसको मैं कहूंगी कि एक लेवल पर सबसे अच्छा स्कीम ये है, क्योंकि आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, स्कूल में खाना कुछ ना कुछ बनता है और मिलता है। जी। क्वालिटी में बहुत अंतर है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग फूड स्कीम्स को मॉनिटर करते थे हमने देखा कि मध्याह्न भोजन एक ऐसा स्कीम था जिसके लिए कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा डिमांड होता था। और ये अलग अलग क्वालिटी से, लेकिन हर जगह एक मिनिमम लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है। जी। लेकिन विद इन स्टेट, बिटवीन स्टेट्स काफी इसमें क्वालिटी में फर्क भी है। और जी। ये मेनली डिपेंड करता है कि सरकार राज्य, और जिन राज्यों में स्कीम शुरू हुई खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में, वहां पे क्वालिटी डेफिनेटली बेटर रही है। उन्हीं राज्यों में जैसे अंडा शुरू हुआ था काफी पहले, अब उन राज्यों में हफ्ते में मिलता है, चिक्की मिलता है, चना मिलता है। ऐसे अलग अलग चीजें जो जोड़ने लगे, ये दक्षिण के राज्यों में ज्यादा हुआ। जी। अभी रिसेंट पीरियड में हम देखते हैं कि और बाकी राज्यों में भी क्वालिटी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है, लेकिन एक डिफरेंस तो है। जी। अब मैं दीपा ये समझना चाह रहा हूँ, एक नई थ्योरी सामने आई है, नई सोच सामने आई है कि बच्चों को स्कूल में नाश्ता भी मिलना चाहिए। और शायद इसकी भी पहल तमिलनाडु या पुदुचेरी ऐसे किसी जगह से इसकी शुरुआत हुई है। ये क्या सोच है, इसकी क्या जरूरत है? जी, जैसे आपने कहा इंडिया में तो अभी ये पुदुचेरी में शुरू हुई, अब तमिलनाडु में भी ब्रेकफास्ट सुबह की नाश्ता दी जा रही है। इसके पीछे बेसिकली यही सोच है कि
पहले जब मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था उसके पीछे सोच ये था कि एक जो मेन मील है बच्चों का वो दिया जाए, और क्लासरूम हंगर को एड्रेस करने के लिए कि बच्चे अगर 9 से 3 बजे तक स्कूल में हैं तो बीच में भूख तो लगेगी ही, तो उस समय उनको खाना दिया जाए। लेकिन काफी सारा अध्ययन ये दिखा रहा है अभी कि बच्चे सुबह भी कुछ खा के नहीं आते हैं, तो रात को खाए हुए होते हैं, और फिर स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता है उस समय तक बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। और ब्रेकफास्ट जो है, अब हम काफी लोग समझ रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट एक मील होती है, क्योंकि दिन की शुरुआत उससे होती है। तो दिन में आपको कितना ऊर्जा एनर्जी मिलता है ब्रेकफास्ट पर निर्भर है, और उससे भी रिलेटेड है कि बच्चे कितने सीख पा रहे हैं। जी अगर उनका पेट खाली है तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे कि क्लास में क्या हो रहा है। जी इसके चलते बहुत और उसके बाद अभी तो ये 2 साल कोविड के बाद और भी ज्यादा इसकी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि घरों में जो पहले थोड़ा बहुत भी मिलता था वो भी अब मिलना कम हो गया है। जी जनरली फूड सिक्योरिटी कम हुआ है। और दूसरी बात उसी से रिलेटेड है कि महिलाएं भी, अगर हम गिने उनको एज वर्कर्स या नहीं, लेकिन खास करके ग्रामीण इलाकों में, अर्बन में भी, स्लम्स में महिलाएं भी काम पे जाती है, तो जी सुबह सुबह चूल्हा जला के खाना बनाना उतना जल्दी ये होता नहीं है बहुत जी जगह। तो इसलिए ये एक मांग आया था और एक सोच कि बच्चों को स्कूल में ही क्यों ना ब्रेकफास्ट खिलाया जाए। जी। तो इसमें भारत सरकार ने भी कोई योजना बनाई थी? तो इसकी एक्चुअली मेंशन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी किया गया है कि ये अच्छी सोच है और स्कूल में ब्रेकफास्ट देना चाहिए। और एनईपी के आने के बाद जो मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री, जो मध्याह्न भोजन योजना चलाती है, उन लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था कि ब्रेकफास्ट भी देना चाहिए बच्चों को। और इसका उन लोगों ने हिसाब लगाया था कि 4,000 करोड़ उसकी बजट की जरूरत होगी ब्रेकफास्ट खिलाने को। लेकिन ये वित्त मंत्रालय ने इसको मना कर दिया कि बहुत ज्यादा खर्चा है और अभी हम इसको नहीं कर सकते हैं। जबकि इसका बेनिफिट करीब 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचता। जी बिल्कुल। और 10 करोड़ ऐसे बच्चे जो गरीब वंचित समुदाय के बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में वही बच्चे आते हैं ज्यादातर। और हम बार बार बात करते रहते हैं, असर सर्वे और वगैरह बहुत सारे सर्वेस दिखाते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के आउटकम हमारे देश में बहुत कम है। और जी साथ ही साथ न्यूट्रिशन का भी आउटकम बहुत बुरे हैं। तो ये डायरेक्ट उस इसको हमें एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए था, ना कि कोई वेस्टफुल खर्चा है। जी। तो इस बारे में दिल्ली में कुछ संगठनों ने कोशिश नहीं की केंद्र सरकार के पास कि इसको वित्तीय मंजूरी मिलनी चाहिए, इससे 10 करोड़ बच्चों का भला होगा? कोशिश मतलब की थी, जैसे राइट टू फूड कैंपेन जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। हम लोग हर साल अलग अलग समय में, पर 2 मौके हम लोग इस्तेमाल किए थे जिसमें हम ये बताने का कोशिश किए थे। पहला तो था कि जब हर साल बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ जो सोशल सेक्टर के बारे में कंसल्टेशन होती है उसमें हमें बुलाया जाता है, उसमें हम ये प्रस्ताव रखे हैं। और जो कोविड के दौरान भी जब हमने देखा कि स्थिति क्या है, तब भी हमने काफी ये मांग फिर से रखा कि बच्चे 2 साल स्कूल भी गए नहीं है और ऐसे परिस्थिति से गुजर के वापस स्कूल में आ रहे हैं, तो उनको वापस स्कूल में खींचने के लिए भी ये जरूरत है कि उनको ये ब्रेकफास्ट खिलाया जाए। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कहीं पे ये प्रायोरिटीज भी अ, अ, अलग है, क्योंकि पोषण पर जो खर्चा हो रहा है, जैसे लगभग 3,000 करोड़ बजट में खर्च हो रहा है राइस फोर्टिफिकेशन पे, मतलब पीडीएस में जो चावल देते हैं जी उसमें आयरन ऐड करने के लिए खर्चा तो चल रहा है 3,000 करोड़। मुझे लगता है उसके जगह ये ज्यादा बेटर होता कि डायरेक्ट आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं, उनका पेट भी भर रहे हैं, उनको स्कूल भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जी। इन दोनों के बीच में मुझे सरकार ने फोर्टिफिकेशन को चुना, ना कि बच्चों को ब्रेकफास्ट खिलाने। इसमें केंद्र सरकार ने तो नहीं किया इसको, और तमिलनाडु पुदुचेरी ये अपने दम पर कर रहे हैं अपने बजट से। देश के जी और राज्यों ने कहीं पहल की हो आपकी जानकारी में, कहीं आप लोगों ने पहुंच की हो?
नहीं, सुबह का नाश्ता तो कहीं और शुरू नहीं हुआ है। बहुत जगह दूसरी जो चीज हम लोग मध्याह्न भोजन पर पहल, जिस पर हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, वो अभी 12-13 राज्यों में हो रहा है, वो है अंडा खिलाना अच्छा। स्कूल में मध्याह्न हाँ। भोजन के साथ। वो होने लगा है कहीं कहीं थोड़ा, जैसे गुजरात में नाश्ता नहीं मिलता है लेकिन कुछ चना शाम को जाते वक्त, या कुछ एक न्यूट्री कैंडी ऐसा देते हैं, लेकिन इस तरह का प्रॉपर नाश्ता वाला और कहीं शुरू नहीं हुआ अभी। ये मुझको ध्यान है, छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे जब बात हुई थी मेरी, तो आपने यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चों की गिनती का अंदाज लगाकर एक मोटा कैलकुलेशन मुझको बतलाया था कि छत्तीसगढ़ के करीब 30 लाख बच्चे जो इस स्कीम में शामिल होंगे, उनको 4 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से 250 दिन का, ये 300 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ में ये 300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने तैयार होती बच्चों पे, तो तमाम बच्चों को हर स्कूल के दिन नाश्ता मिल सकता है यहाँ। जी यही कैलकुलेशन है। जी हेलो। हेलो। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें कि बच्चों का संख्या जो है, जो अभी मध्याह्न भोजन स्कीम में है, हाँ। वो लगभग 30 लाख है। हाँ। और ये 30 करोड़ तो बहुत कम मात्रा है हाँ। सरकार के लिए। हाँ। इस तरह के योजना पे खर्च करने के लिए बड़े आसानी से कर सककर चाहे तो। जी। अ, और जी। छत्तीसगढ़ काफी उस तरह से रेवेन्यू भी कोई डेफिसिट, आपने कहा, ये बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। जी। जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जहां आप लोग लड़ते रहे लगातार पीडीएस को लेके, दूसरी न्यूट्रिशनल स्कीम्स को लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने ये पहल की कि वो नाश्ते को उसी तरह से लागू करवाएं जिस तरह से मिड डे मील को लागू किया था? नहीं, ये नाश्ता वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाया। अलग अलग मुद्दे थे। एक तो जब 2001 में मध्याह्न भोजन का ऑर्डर आया, उसके बाद हम मॉनिटर करते थे, तो 2005-6 तक तो वही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दूसरे मुद्दे थे जो हम पुश करने का कोशिश कर रहे थे, जिस पर भी ऑर्डर नहीं मिली। मध्याह्न भोजन को लेकर भी, जैसे 8वीं तक ही अभी मिलता है, लेकिन हम मांग कर रहे थे कि 10वीं तक कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि 8वीं के बाद लड़कियों का ड्रॉप आउट काफी होता है और जी। शादी भी हो जाती है। तो हम उसको प्रायोरिटी दे रहे थे कि उसको 9वीं 10वीं को आप जोड़े। जैसे अच्छा। तमिलनाडु में उनको भी जोड़ दिया है, उनको जोड़ने के बाद उन लोगों ने नाश्ता भी शुरू किया है। जी। तो कोर्ट में दूसरे मुद्दे आ गए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा केस था, तो ये नाश्ता वाला मुद्दा हम कोर्ट में नहीं ले जा पाए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बार बार तमिलनाडु का नाम आता है, मिड डे मील सबसे पहले चालू करने में तमिलनाडु, नाश्ता चालू करने में तमिलनाडु, या 10th तक के बच्चों को, लड़कियों को देने में तमिलनाडु। तो उस राज्य में ऐसी कौन सी राजनीतिक दर्शन क्या था वहां पे ऐसा कि वो इन सारे मामलों में 1980 के दशक से, अर्ली 80s से लेके आज तक वो लीडर बना हुआ है इस मामले में? तो आप किसको क्रेडिट देंगी वहां इसका? अ, मैं वहां के लोगों को क्रेडिट दूंगी मेनली, अगर किसी एक को देना होगा। मेरी अध्ययन इसी पे रहा है। जी, तमिलनाडु का बताइए। जी, तो ये तमिलनाडु में ये फूड जो पॉलिटिक्स में एक प्रायोरिटी रही है बहुत लंबे समय से, इस पर मेरी भी अध्ययन रही है और काफी लोगों ने भी किया है। और ये देखा जाता है कि सिर्फ मध्याह्न भोजन ही नहीं, काफी सारे चीजों में जो वेलफेयर स्कीम्स हम समझते हैं, ये सारे चीज वहां पे एक इलेक्टोरल मुद्दा भी बना है बहुत सालों से। जो द्रविडियन पार्टीज है वहां पे, डीएमके हो, एडीएमके हो, और इस पे लोगों ने लिखा है कि किस तरह से वो एक तरह से compete करते हैं एक दूसरे से कि कौन ज्यादा करेगा। तो अगर कोई कहता है कि हम हफ्ते में 2 दिन अंडा खिलाएंगे, तो अगले चुनाव में दूसरा पार्टी कहता है हम 3 दिन खिलाएंगे। इसी तरह से राशन में पहला पार्टी 3 रुपए में शुरू किया, तो दूसरे 2 रुपए किए, फिर 1 रुपए, और अभी मुफ्त में वहां पे राशन मिल रहा है। जो टारगेटिंग भी था, एपीएल बीपीएल वहां पे कभी चला ही नहीं, यूनिवर्सल ही पीडीएस चल रहा था। शहरी इलाकों में कैंटीन्स चलाते हैं कि कम पैसा में लोगों को अच्छा खाना मिले।
और ये सारी चीजें अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा तमिलनाडु के इतिहास में भी थोड़ा पीछे हमें जाने की जरूरत है। और यही लिटरेचर भी यही देखता है कि जो द्रविडियन मोबिलाइजेशन तमिलनाडु में हुई, जिससे ओबीसी दलित मोबिलाइजेशन जिस तरह की हुई, उसके पीछे जो पेरियार की लीडरशिप भी थी, उस समय से समझ ये थी कि अगर हम अपने अस्मिता के लिए हम काम करना चाहते हैं, अपने डिग्निटी की ये लड़ाई है, तो वो इसको इकोनॉमिक सोशल राइट से भी जोड़ने का काफी जरूरत है। तो उन लोगों ने शुरुआत से ही एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ की एक्सेस, महिलाओं का क्या स्थिति होगा, इन सारे मुद्दों को जोड़कर वो लोग देखने लगे, जिसके चलते राजनीति में ये मुद्दे इम्पोर्टेंट मुद्दे बन गए। और जैसे बन गए, जैसे मैंने कहा, फिर वो कंपटीशन भी होने लगा। और वहां की राजनीति में आप, ऐसा नहीं है कि वहां पे करप्शन नहीं होता है या नेता लोग पैसा नहीं खाते हैं, लेकिन कहीं पर ये मैसेज जरूर है कि कुछ कुछ ये मूलभूत जो सुविधाएं होती है, ये काम तो सरकार को करना ही है, और नहीं करेंगे तो लोग उनको जूते मारेंगे, ये भी एक मैसेज है। और ये लोगों के बीच में भी है, जो मैंने अपने फील्ड वर्क में भी देखा है, जिस तरह की एक अवेयरनेस है तमिलनाडु के जनता के बीच में भी, कि अगर मध्याह्न भोजन नहीं मिला एक दिन, स्कूल नहीं खुला या डॉक्टर नहीं आए, तुरंत फोन उठाते हैं, फोन करेंगे ब्लॉक में या जिला में, और उनको पता है कि उनकी कोई सुनवाई भी होगी। इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि बड़े लेवल पर कुछ स्कैम चल रहे होंगे, हाँ। पर कम से कम ये जो डेली जो सर्विसेज मिलने हैं, ये तो मिलना होगा, और ये मांग सरकार से कर सकते हैं। ये एक सोच लोगों के बीच में भी है कि उनका ये हक है, और जब चुनाव होगा इस तरह के मांगे रखते हैं, और चुनाव में इन चीजों के बारे में बहस भी होती है, बात भी होती है, जिसके चलते वो प्रेशर बना रहता है। तो आई थिंक जो पॉलिटिकल विल जो हम कहते हैं, जैसे एक और पॉइंट जो मैं फील्ड वर्क में मुझे पता चला, कि वहां के मुख्यमंत्री 3 महीने में एक बार मध्याह्न भोजन पर रिव्यू लेते हैं, कि सभी जिला कलेक्टर्स के साथ बैठ के, कि मध्याह्न भोजन खास करके इस प्रोग्राम पर, कि क्या हो रहा है, कोई कंप्लेंट आ रहा है कि नहीं। वो अपने पार्टी मैकेनिज्म से भी फीडबैक लेते हैं कि ये बेसिक चीजें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो वो जो टॉप लेवल का एक बार मैसेज जाता है कि चीफ मिनिस्टर के लेवल से ये प्रायोरिटी स्कीम है, तब वो चलने लगता है। और ये हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं कि जिन स्कीम्स को मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रायोरिटी बनाया है, वो स्कीम चलते हैं, वो सरकार फिर इफेक्टिव होने लग जाती है और चलाने लगती है। तमिलनाडु में ये स्वास्थ्य और पोषण पर हुआ है, तो हम देखते हैं कि इस पर काफी होता है काम। तो बाकी राज्यों में जनता क्या करे ताकि वहां भी बच्चों को हक मिल सके, खाने का हक मिल सके? तमिलनाडु में आप बता रही हैं कि ये चुनावी मुद्दा भी बन जाता है हर बार, और हर पार्टी को ये वायदा करना पड़ता है कि वो सत्ता पर आएंगे तो खाने पीने की और सहूलियत देंगे, अनाज या नाश्ता या पोषण आहार। तो क्या बाकी राज्यों में भी जनता को ही भिड़ना पड़ेगा, जनता को ही लड़ना पड़ेगा इसके लिए? देखो, उम्मीद तो रहती है कि नेता करे पहले, पर नहीं करे तो शायद मुझे लगता है कि जनता को ही भिड़ना पड़ेगा। पर कभी कभी ये भी होता है कि जन थोड़ा सा अगर खोलती है सरकार जगह, तो जनता फिर उस पर ज्यादा करने भी लगती है। नहीं तो जनता के इमेजिनेशन में भी नहीं रहता है कि ये भी हो सकता है कि नाश्ता भी मिलेगा। लेकिन एक बार नाश्ता मिलने लग जाए तो और अच्छा नाश्ता मिले, इस तरह की मांग तो जनता रखने रखती है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है, जन संगठनों को भी दबाव बनाने की जरूरत है, कि इन चीजों पर ज्यादा फोकस हो। और छत्तीसगढ़ में ये हुआ है, पीडीएस को लेकर हुआ है, जी। मितानिन कार्यक्रम को लेकर हुआ है। अभी जो ये जो नरवा गरवा जो चल रहा है, हाँ। वो काफी पॉपुलर है। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं हो सकता है। आई हाँ। थिंक कुछ एक लीडरशिप की जरूरत है कि कोई इसको अपना मुद्दा बनाए, हम्म। बच्चों को और बच्चों के पोषण को। हम्म। तो जरूर हो सकता है। ये अब मुझको ये बतलाइए, मैं पीडीएस के मुद्दे पे आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रगल को करीब से देखते आ रहा हूँ विराज की वजह से, और हम्म। लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ उसके ऊपर। जी। तो ये मुझको बतलाइए कि राज्य चूंकि अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, एक या दो राज्यों को छोड़कर और किसी ने नहीं दिखाई है,
क्या आप लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर ताकत से उठाया जाए? क्योंकि राज्यों में पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है, राज्यों को शायद ये चुनावी मुद्दा बनाने जैसा नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां हजारों करोड़ की वेलफेयर स्कीम्स हैं, अगर 30 लाख बच्चों को रोज नाश्ता मिल सके 300 करोड़ रुपए साल में, लेकिन सरकार उसको नहीं कर रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक आसान रास्ता नहीं हो सकता है, या एक वैकल्पिक कोशिश नहीं हो सकती है वहां से? जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट आसान रास्ता तो है नहीं किसी भी चीज का। जो पीडीएस और मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस में भी हम लोगों को काफी जीत मिली सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसमें भी ये समझने की जरूरत है कि इनमें से कोई भी स्कीम ऐसा नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। सुप्रीम जी। कोर्ट ने बिल्कुल कब एक्चुअली सिर्फ ये काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो केंद्र सरकार से बोला कि आप लोग कर क्या रहे हैं भूख के मामले में, तो सरकार ने बोला कि हम ये सब कर रहे हैं। जब हम्म। सरकार ने लिस्ट दी कि हम ये सब कर रहे हैं, तब हम जाके बोले कि ये सब ये लोग कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे नहीं हो रहा है। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बोला कि अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं हम्म। उसको आप ठीक से कीजिए। कोर्ट की तो मेन यही ऑर्डर थी। जी। इस मामले में सरकार कह भी नहीं रही है कि वो करेगी, तो ये तो एग्जीक्यूटिव मामला तो है। हम्म। उस तरह का अर्जेंसी दिखा के कोर्ट में जाने से पहले ये पॉलिसी स्पेस ये पार्लियामेंट में और एग्जीक्यूटिव में बनने की जरूरत है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हो। पर जब क्राइसिस होता है और चीजें रुक जाती है तब जरूर, जैसे कोविड के दौरान हम वापस कोर्ट में गए, हाँ। उस समय भी वही था कि स्कीम थी लेकिन चल नहीं रही थी, तो हम लोग कोर्ट में गए। तो जी। ये भी हम सोच सकते हैं, पर जब कोर्ट में चला ये पूरा मुकदमा पीयूसीएल का राइट टू फूड पर, जी। उस समय भी वो एक क्या कहते हैं, एडवर्सोरियल पिटिशन नहीं था। हम हाँ। लोग हमेशा इसको उसी तरह से समझे कि कोर्ट भी सरकार के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर हम लोग तय कर रहे हैं कि हाँ। क्या बेस्ट है। तो हाँ। वैसा अगर बनेगा तभी कोर्ट का भी फायदा होगा। एक अगर चीज एक खिलाफ हम चीज लोग जा रहे हैं तो होता जी, नहीं है। एक चीज मुझको बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं ले रही है, अगर वो पैसा देने को तैयार नहीं है, क्या इस स्कीम को लेकर सीधे राज्यों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं की जा सकती कि आप राज्यों को कहें कि वो अपने रिसोर्सेस से बच्चों को खिलाएं? बिल्कुल यही यही प्रॉब्लम है कि ये सारे चीजें, चांसेस बहुत है कि सुप्रीम कोर्ट कहेंगी कि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है कि कौन सा स्कीम केंद्र चलाएगा, राज्य चलाएगा, बजट डिवीजन उसमें क्या होगी। इन चीजों में नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट नहीं घुसती है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट तब घुसती है अगर स्कीम बन गया हम्म। लेकिन केंद्र अपना शेयर नहीं दे रहा है, तब हाँ। हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि इन लोगों ने बोला कि करेंगे, नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन जब बना ही नहीं, हाँ। तो लाइकलीहुड यही है कि कोर्ट बोलेगा कि पहले केंद्र सरकार स्कीम तो बनाए, हाँ। फिर हम देखेंगे क्या होगा। तो इसलिए वो तरीका मुझे लगता है कि उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा इस मामले में। हमें अच्छा। इसको मोबिलाइज करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये एक मुद्दा है। और इसमें यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये बच्चों को के लिए है और बच्चे तो वोट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि इस पर रेस्पॉन्स तुरंत नहीं मिलता है। जी। दीपा, ये आखिरी के 4 या 5 मिनट बचे हैं हमारे इंटरव्यू के। मैं ये चाहता हूं जी। कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को एड्रेस करके, छत्तीसगढ़ के लोगों को एड्रेस करके ये समझाएं कि अगर ब्रेकफास्ट यहाँ के स्कूलों में सरकार शुरू करती है, चाहे किसी भी रिसोर्सेज से करे, सेंट्रल से पैसा नहीं मिलता है तो अपने रिसोर्सेज से करे, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। हो सकता है आपकी बात को सुन के यहाँ की कोई पार्टी, कोई नेता सरकार में कोई तैयार हो जाए, तो आप उसको एडवोकेट कीजिए कि क्यों होना चाहिए ये। जी। जैसे मैं शुरू में भी कह रही थी, अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 30 लाख बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सारे आंकड़े दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ भी में ही नहीं, पूरे देश में सरकारी स्कूलों में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो गरीब वंचित समुदाय से आते हैं। और इन बच्चों के पोषण और शिक्षा, इन दोनों चीजों के लिए स्कूल में नाश्ता और अच्छी गुणवत्ता की मध्याह्न भोजन देना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम ये तो कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई डॉक्टर का बताने का जरूरत नहीं है
कि अगर सुबह उठ के हम लोग नाश्ता करके काम शुरू करते हैं तो काम और बेहतर कर पाएंगे। बच्चों के मामले में भी वही है, अगर सुबह उठने के बाद वो लोग पेट भर खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे जिसमें प्रोटीन का भी कंटेंट अच्छा हो, तो वो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे और उनकी शिक्षा भी ठीक से होगी। दूसरी बात, ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे खाली पेट स्कूल आ रहे हैं जी और इसका कारण ये है कि एक घर में या तो खाने का कमी है, परंपरा भी यही है कि 2 बार ही खाते हैं, 3 बार खाने का है भी नहीं बहुत सारे जगहों में। तो जब बच्चे सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे जाते हैं, तब तक खाना बना हुआ नहीं होता है और अगर बनाना है तो बच्चे की माँ को बहुत पहले उठ के वो सब करना पड़ेगा, जबकि माएँ भी खेत में जाती हैं, जंगल में जाती हैं, उनको भी उतना समय नहीं रहता है कि सुबह-सुबह फ्रेश खाना बना के खिलाएँ। तो महिलाओं की नज़र से भी और महिलाओं के समय का एक रिस्पेक्ट देते हुए कि उनके ऊपर जो काम का बोझ है वो भी कम करने के अगर हम सोचे, तो तब भी स्कूल में नाश्ता और भोजन अगर मिले तो वो प्रेशर जो डबल बर्डन हम लोग कहते हैं, टाइम पॉवर्टी महिलाओं का जो है, उसको भी हम लोग घटा सकते हैं। बाकी जो मध्याह्न भोजन के ओवरऑल फायदे हैं, वो नाश्ते के भी है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये पूरा प्रोसेस को ये भी देखा गया है कि और बहुत अन्य देशों में इसको इस तरह से इस्तेमाल भी किया गया है कि जो हम न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात बार-बार कहते रहते हैं कि हाँ, भारत में जो डाइट्स है वो सही नहीं है, लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि लोकली ही जो खाना अवेलेबल है उसको कैसे हम लोग खाएँ, अच्छा खाना क्या होता है। ये सिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि सुबह आप कोई पाव या बिस्किट ना खाएँ, लेकिन आपको पोहा मिलेगा, आपको उपमा मिलेगा, जो भी जिस एरिया में जो बनता है, तो वो ज़्यादा उससे पोषण भी बेहतर होगा, लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। ये सब बताने से अच्छा है कि आप अगर खिलाएँ तो बच्चों की आदत ही बन जाएगी ना, जी कि अगर अभी बच्चा का आदत है सुबह उठ के 2 टाइगर बिस्किट खाने का, उस बच्चे की आदत हो जाएगी स्कूल जाके पोहा खाने का। बिल्कुल और या चना खाने का या सत्तू खाने का और जी ये सब बहुत ही बेहतर चीज़ें होते हैं खाने के लिए और इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी होता है। जी अगर बच्चे बचपन में सही पोषण मिले और सही उससे उनकी शिक्षा भी हो, तो हम आगे जाके हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्यूचर लेबर फ़ोर्स है वो और शिक्षित होगी और अच्छे पोषण के होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसको मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि जैसे आपने कहा ये केंद्र सरकार से पैसे आए, राज्य सरकार से आए, पंचायत के थ्रू आए, बात वो नहीं है। पर जो भी इसमें पैसा लगा रहे हैं, ये ज़रूर समझे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक बिल, पूँजी है। कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई खर्चा नहीं है जिसको हम समझे कि इससे कोई रिटर्न नहीं है तो ये वेस्ट हो रहा है। कोई सड़क बनाने में या पोर्ट बनाने में जो हम दूसरे एक बार नहीं सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, जी बच्चों में इन्वेस्ट करने में से उससे भी बड़ी रिटर्न है। तो हम वैसे सोचे कि इसको सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल रहे हैं, जी जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस वकालत को सुनकर कुछ न कुछ लोग प्रभावित होंगे, राज्यों में ये मुद्दा बनेगा, जनता के बीच ये मुद्दा बनेगा। आपने ये इंटरनेट कनेक्टिविटी गड़बड़ थी, लेकिन जितना समय हमारे लिए निकाला मैं बहुत आभारी हूं। हम फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे दीपा बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सुनील। थैंक यू।